हेलो। हाँ, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर का नाम क्या है? हेरिडिटी। पहले इसका नाम होता था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जब से सिलेबस कम हुआ है अब इसका नाम खाली क्या हो गया है? हेरिडिटी। इवोल्यूशन पोर्शन इस चैप्टर से हटा दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो हेरिडिटी है हम इसे किसके अंदर पढ़ते हैं? जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इसका ही एक स्टडी होती है। जो जेनेटिक्स एक वर्ड है, इसके अंदर हम दो चीज़ पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स के अंदर दो चीज़ पढ़ी जाती है, हेरिडिटी और वेरिएशन। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर किस पे बेस है? हेरिडिटी पे। वेरिएशन भी हम पढ़ेंगे कुछ। तो अगर मैं हेरिडिटी की बात करूँ तो इसके अंदर तीन लॉ होते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी इसमें से मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पहले हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद वापस मैं इस टॉपिक पर आके आपको बताऊँगा, या जब ये टॉपिक आएंगे तो मैं साथ साथ आपको रिकॉल करवाऊँगा कि ये चीज़ हमने पढ़ी थी। फिलहाल अगर मैं हेरिडिटी की बात करूँ तो सिर्फ इतना। हेरिडिटी का अगर मैं सिंपल बताऊँ, दीज आर दो ट्रेट विच कैन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। दोज ट्रेट और कैरेक्टर्स आर नोन एज हेरिडिटी। ये इसकी सिंपल क्या है? डेफिनेशन है। आगे हम पढ़ेंगे कि हेरिडिटी के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, वो बात अलग है। जब कोई भी करेक्टर्स है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर आता है वो करेक्टर, तो उसके अंदर कई बार वेरिएशन आ जाते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। तो वो वेरिएशन को हम अलग से पढ़ते हैं। ये जो वेरिएशन है दो तरह के होते हैं। वेरिएशंस क्या है? अलग अलग डिफरेंस होता है। तो एक तो वेरिएशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की सोमैटिक सेल्स में, एक होता है जर्माइनल सेल्स में। अगर सोमैटिक सेल्स में होता है तो ये हेरिडिटी के अंदर पास नहीं होता, लेकिन अगर जर्मिनल सेल के अंदर चेंज आ गया तो वो हेरिडिटी के अंदर क्या हो जाता है? पास हो जाता है। अगर ये थोड़ा कम समझ आया तो अब इसकी अंदर से पढ़ते हैं। जो सोमैटिक चेंजेस होते हैं या वेरिएशन होते हैं, ये टेक प्लेस इन द बॉडी सेल्स, ये बॉडी सेल्स के अंदर होते हैं। नाइदर इनहेरिटेड नॉर ट्रांसमिटेड, ना तो इनहेरिट होके आते किसी की बॉडी से और ना ही किसी और की बॉडी में जाते। अगर कोई बच्चा है, उसको वो पैदा हुआ, उसके कोई नो अपने माँ बाप से अलग कोई न्यू करेक्टर्स के अंदर आया, वो उसका सोमैटिक करेक्टर है अगर, तो ना तो उसके माँ बाप से उसके अंदर आया ना उसके बच्चों में जाएगा उससे। तो ऐसे इस तरह के चेंज को बोलते हैं कि सिर्फ सोमैटिक चेंज है, सिर्फ इस ऑर्गेनिज्म में रहेगा और आगे ना जाएगा, ना ये पास हुआ था कहीं से, ना पास होगा आगे जाके। इन चेंजेस को कई बार एक्वायर्ड चेंज भी बोल देते हैं। ये तो मैंने बताया बर्थ के टाइम का, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए किसी के बर्थ में, एक उंगली कम टूट जाए या वो हो जाए, तो ये तो एक्वायर्ड है। इसके अलावा हम खुद अपने आप भी करते हैं चेंजेस ये, जैसे जो कान होते हैं उसे छिदवा लेते हैं बहुत से लोग, तो ये हमने पैदा होने के बाद कोई चेंजेस हुए हैं, ऐसा तो नहीं जन्मजात हुआ था। या माता के कान छिदे हुए थे तो उसके बच्चे के भी ऑटोमेटिकली उनमें छेद हुआ, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है? सोमैटिक चेंजेस है। इसके अलावा कटिंग ऑफ टेल्स ऑफ डॉग, कुछ लोग कुत्तों की पूंछ काट देते हैं, तो ये भी क्या है? सोमैटिक चेंज है, उस कुत्ते तक रहेगा, उसके बच्चों में नहीं होगा पास। ऐसे चेंजेस को बोलते हैं सोमैटिक चेंज, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ना पास हो। कुछ चेंजेस होते हैं जर्माइनल चेंज, ये टेक प्लेस इन द गैमेट्स, ये गैमेट्स या रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर होते हैं और इनहेरिट होते हैं और ट्रांसमिट भी होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। इन्हें इनहेरिटेड ट्रेड्स भी बोला जाता है। एग्जाम्पल ह्यूमन हाइट्स। ह्यूमन हाइट मतलब अगर कोई पर्सन लंबा है तो पूरे पूरे चांसेस के बच्चे की लंबाई भी क्या होगी? अच्छी खासी होगी। तो ये इनहेरिट ट्रेड्स हैं। इसके अलावा स्किन कलर होता है, जो इंडिया है यहाँ पे जो कलर है हमारा, उसी कलर के होंगे बच्चे भी। अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया का कोई बच्चा है अफ्रीका से मैच हो जाए या इंग्लैंड से मैच हो जाएगा, तो ऐसा बहुत रेयर चांस होता है। तो ये क्या हमारे जर्माइनल ट्रेट्स हैं, जो स्किन कलर माँ बाप का है उसी का ही मिक्सचर बच्चे के अंदर होगा, कोई अलग नहीं होगा। तो इस तरह के चेंजेस को जर्माइनल चेंज बोलते हैं। ये मैंने कहा कि अभी इकट्ठा बताऊंगा, ये सब अभी मैं बताऊंगा। फिलहाल हम देखते हैं क्या? एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दौरान कैसे एक्यूमुलेट होता है हमारा वेरिएशन? तो वेरिएशन दो तरह के होते हैं, एक तो सेक्सुअली और एक एसेक्सुअली। तो हम देखते हैं,
ये कि किस तरह होता है, अपीयर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन व्हेन ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई। अगर हम बात करें ए सेक्सुअल की, तो यहाँ पे वेरिएशन बहुत कम होता है। मैंने बताया था ना, फोटोकॉपी हो जाती है सेक्सुअल के अंदर तो बहुत कम वेरिएशन होता है। अकर ड्यू टू स्मॉल ये इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग के अंदर अगर कई बार थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो चेंजेस आता, नहीं तो इतना कोई खास चेंजेस इन ए सेक्सुअल के अंदर नहीं आता। लेकिन अगर हम सेक्सुअल की बात करें, वेरिएशन ज़्यादा होता है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों मिलकर कुछ अलग ही बनता है। जो अगर न्यू कैरेक्टर्स होंगे अलग होंगे, मेल के कैरेक्टर अलग होते हैं, फीमेल के अलग, बच्चों के अंदर मिक्सचर आते हैं, तो वेरिएशन तो होना है। अकर होता है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम म्यूटेशन। क्रोमोसोम से म्यूटेशन के कारण यहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा होता है। मेल से क्रोमोसोम आए, फीमेल से आए, फिर उनकी कपलिंग होती है आपस में, तो इसमें वेरिएशन होने के चांस ज़्यादा होती हैं। अभी जो वेरिएशन होता है, क्या इसका फ़ायदा भी होता है कुछ? हाँ, लास्ट क्लास में भी बताया था। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। अलग अलग वेरिएशन के कारण अलग अलग जीवों को अलग अलग फ़ायदा होता है। जैसे थर्मोस्टैटिक बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर देन इन हीट वेव। जो थर्मोस्टैटिक बैक्टीरिया है वो हीट वेव के अंदर भी क्या सर्वाइव कर जाते हैं अपने वेरिएशन के कारण। इसके अलावा मेन एडवांटेज वेरिएशन का क्या होता है? इंक्रीज द चांस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन ए चेंजिंग इन्वायरमेंट। एक चेंजिंग इन्वायरमेंट में किसी स्पीसीज़ का सर्वाइवल चांस बढ़ जाने का वेरिएशन का सबसे बड़ा फ़ायदा है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, वो सबने पढ़ रखा होगा, वो इवोल्यूशन चैप्टर में था, अब नहीं है। अगर ये जब पुरानी एनसीईआरटी थी उसके अंदर ये एग्जांपल दे रखा था। जैसे कोई एक ये जगह है, जंगल है, यहाँ पे कुछ कीड़े का रंग है क्या, रेड, और जो बाकी कीड़े हैं उनका कलर हम कर लेते हैं ग्रीन। कुछ कीड़ों का हमने कलर क्या कर लिया, ग्रीन। और हमें पता है जो जंगल है वो किस कलर का होता है, हमारा जो जंगल है वो भी किस कलर का होता है, अधिकतर ग्रीन कलर का ही होता है। ये हमारा क्या हो गया, ये जंगल है। ये वेरिएशन का फ़ायदा दिखा रहा हूँ मैं। अब मान लो कोई हाथी या कोई भी बड़ा जानवर है, वो जंगल में जाएगा तो उसे कौन सा, ये भी जानवर है, रेड वाले, ग्रीन वाले भी कोई कीड़े मकोड़े हैं, ये भी कीड़े मकोड़े हैं, तो कौन से जानवर उसे ज़्यादा दिखेंगे, रेड वाले, ग्रीन वाले? रेड वाले दिखेंगे। तो इस केस में जो कोई स्पीसीज़ थी उसमें दो कलर वेरिएशन के कारण आ गई, कुछ रेड कलर हो गए, कुछ ग्रीन कलर हो गए। रेड कलर ईजिली दिख रहे हैं, तो जो जानवर है वो जानबूझ के ना मारे, लेकिन उसका पैर इनके ऊपर आ सकता है कलरफुल चीज़ के ऊपर, तो इनके मरने के चांस ज़्यादा हैं और ग्रीन वालों के बहुत कम चांस है मरने के। तो यहाँ क्या फ़ायदा हो गया इन्हें वेरिएशन का। इस तरह का वेरिएशन का क्या हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला, फ्री। अगर ह्यूमंस की बात करें, फ्री ईयरलोब्स अटैच ईयरलोब विद टू वेरिएंट फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके अंदर दो तरह के वो होते हैं ईयर के अंदर चेंज। एक के तो कान जुड़े हुए होते हैं और कुछ के कान नहीं जुड़े हुए होते। तो ये क्या है, इनके फ़ायदे हैं अलग अलग। मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस, ये हमने पढ़ लिया। ह्यूमंस के अंदर जो कान होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ के चिपके हुए होते हैं, कुछ के फ्री होते हैं। तो ये भी क्या है, वेरिएशन है ह्यूमंस के अंदर। अब हम देखते हैं, मेंडल एक साइंटिस्ट था, उसने इनहेरिटेंस के ऊपर क्या काम किया था। इनहेरिटेंस अब पता लग चुका क्या होता है। इनहेरिटेंस आर द दोज कैरेक्टर विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इनहेरिट का मतलब होता है ट्रांसफ़र होना। तो एक साइंटिस्ट था जिसके नाम था ग्रीगर जॉन मेंडल। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, आज के टाइम में हम इन्हें मानते हैं। जिस समय इन्होंने खोज की थी तब इन्हें कोई नहीं मानता था इतना, इन्हें वो सम्मान या वो चीज़ नहीं मिल पाई। तो इनका नाम क्या है, अगर हमें लेना है तो सर ग्रीगर जॉन मेंडल। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। इन्होंने प्रपोज किया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये जो कैरेक्टर का ट्रांसफ़र है उसी के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। आज की डेट में इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स।
जिस समय खोज करी थी तब किसी ने कुछ नहीं पूछा था, तब बल्कि इनकी जो खोज थी उसे कोई रिकॉग्निशन भी नहीं मिला था, सबको ने बाहर भगा दिया था कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारी खोज का। इसका एक कारण भी है, उस समय पे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जैसे इन्होंने तो बॉटनी पे किया है, वो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, वो भी थे। उनकी जो खोज थी या उनका जो ऑरा था उस टाइम पे इतना ज़्यादा था कि इनकी खोज को इतनी वैल्यू नहीं दे पाई उस समय, लेकिन आज इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। जो प्लांट है सिलेक्टेड किए थे मेंडल के द्वारा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, वो कौन सा प्लांट था? गार्डन पी। पूछा जाता है पेपर के अंदर कौन सा प्लांट यूज़ किया था? गार्डन पी। इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। मेंडल ने यूज़ किए थे नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर फॉर गार्डन पी। इसने गार्डन पी ही क्यों यूज़ किया? तो इसके बहुत सारे क्या थे, करेक्टर थे जो रिकॉग्नाइज कर सकते थे इजीली इंसान, तो उस बेसिस पे इन्होंने गार्डन पी को रिकॉग्नाइज किया था। अब हम देखते हैं क्या ये करेक्टर, इसके अंदर डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट ये क्या चीज़ है ये भी देखते हैं अभी हम। तो यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव को हम किस तरह से जज करेंगे कि भाई क्या डोमिनेंट है क्या रिसेसिव है, तो हम देखेंगे कि क्या चीज़ हमें इस पौधे में चाहिए उसे हम डोमिनेंट मानेंगे जो अच्छी है, और जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है उसे हम रिसेसिव मानेंगे। जैसे सीड की शेप, जो सीड है वो राउंड होगा तो अच्छा होगा, रिंकल्ड होगा तो बेकार होगा, तो राउंड को हमने क्या मान लिया? डोमिनेंट, और रिंकल को क्या मान लिया? रिसेसिव। और भी इसके वो हैं, हमने कैसे ये कंफर्म किया कि राउंड ही डोमिनेंट है? इस पे भी हम थोड़ी देर में दिखाएंगे कि हमने ये क्यों कहा कि हमें राउंड ही चाहिए। किसी ने हमें कहा तो नहीं था, रिंकल्ड भी तो मान सकते थे कि नहीं हमें रिंकल चाहिए, तो ये भी बाद में पता लगेगा राउंड ही क्यों लिया। सीड कलर तो दोनों एक जैसे हैं, हमें क्यों लगा कि येलो ही अच्छा है और ग्रीन बेकार है, अभी पता लगेगा हमने इसे डोमिनेंट क्यों माना। तो येलो, हमें सीड कलर कैसे चाहिए? येलो, और ग्रीन नहीं चाहिए। फ्लावर कलर जो हमें चाहिए इस प्लांट से वो चाहिए वॉयलेट, और वाइट नहीं चाहिए, तो ये डोमिनेंट हो गया और ये रिसेसिव हो गया। जो शेप है, जो मटर है जिसके अंदर दाने होते हैं मटर के, ये जो ऊपर वाली कवरिंग है पोड शेप, ये कैसी चाहिए? इन्फ्लेटेड, भरी हुई चाहिए, या सुकड़ी हुई चाहिए, कंस्ट्रक्टेड चाहिए? तो ये हमें चाहिए भरी हुई, तो ये हमें डोमिनेंट माना। ये जो पोड है इसका कलर ग्रीन चाहिए या येलो चाहिए? येलो नहीं चाहिए, ग्रीन चाहिए, तो हमने इसे डोमिनेंट माना। जो फ्लावर पोजीशन है एक्सियल चाहिए या टर्मिनल चाहिए? साइड साइड में चाहिए, ऊपर चाहिए एक्सियल, तो ये भी हमने डोमिनेंट माना। जो स्टेम है, जो पेड़ है हमारा, लंबा चाहिए या स्मॉल चाहिए, ड्वार्फ चाहिए? तो हमने क्या माना? ये वाला नहीं माना और ये माना। अब हमें टॉल क्यों चाहिए, ड्वार्फ क्यों चाहिए? हमें क्या फ़ायदा है इससे, लंबे और छोटे से? तो अब ये करेक्टर हम देखते हमने क्यों यही कंसिडर किए कि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। तो हुआ क्या, जो मेंडल के एक्सपेरिमेंटल मटेरियल थे उसने क्या चूज़ किया? गार्डन पी, पाइसम सटाइवम। ये ही क्यों किया? और भी तो बहुत सारे पौधे हैं, गेंदे का फूल यूज़ कर सकता था, गुलाब का फूल से कर सकता था, बिक भी जाते, उसे कुछ 2 पैसे भी मिल जाते, या कोई और चीज़ उगा सकता था। मटर में ऐसा क्या था कि उसने मटर का पौधा चुना? तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ डिटैचेबल कंस्ट्रक्टिंग ट्रेट इन सेवरल करेक्टर, इतने सारे करेक्टर हमें ईजिली जो आइडेंटिफाई हुए हैं इस पेड़ के अंदर, एक तो कारण ये था। दूसरा शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट, इस प्लांट का जो लाइफ स्पैन है छोटा होता है, ये मान लो ये 3 से 4 महीने में उगाने से लेके बड़ा हो जाएगा, फल भी दे देगा, फिर वापस नेक्स्ट क्रॉप का समय आ जाएगा, तो ये इसका क्या होता है? लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है। इसके अलावा नॉर्मली अलाउ, जो ये प्लांट है उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, तो ये भी हमारा क्या है, इसका फ़ायदा होता है। इसके अलावा ये लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसने कौन सा प्लांट चुना था? पाइसम सटाइवम। दूसरी बात, ये जो मेंडल था ये ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रेलिया, वहाँ ठंडा इलाका है, तो ये प्लांट वहाँ ईजिली उग जाता है, तो इसलिए भी इस प्लांट का इसने चूज़ किया था। मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो उसने बहुत सारे सीरीज से एक्सपेरिमेंट किए, जिसके अंदर उसने क्रॉस पॉलिनेशन करी एक एक कैरेक्टर की आपस के अंदर। जब उसने एक ही कैरेक्टर उठाया, हमने इतनी सारी चीज़ देखी, इसमें से उसने कोई एक कैरेक्टर उठा लिया, क्या? शेप, कि बस मैं शेप के ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँगा।
होंगे बहुत सारे कैरेक्टर, पर उसने ध्यान सिर्फ इस पे दिया, बाकी सबको इग्नोर कर दिया कि मैं और किसी पे ध्यान ही नहीं दे रहा। तो उसने सिर्फ एक कैरेक्टर को लिया, एक को बोलते हैं मोनो। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाई उसने। उसने क्या किया है मेंडल ने, क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट विद वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब हम किसी क्रॉस के अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर पे ध्यान दें उसे बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा कैरेक्टर यहाँ होगा ही नहीं, कैरेक्टर तो सारे शो करेगा, पर हम स्टडी सिर्फ एक कैरेक्टर की करेंगे, इसलिए हम उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो उसने क्या ध्यान दिया, उसने एक प्लांट लिया बड़ा और एक लिया छोटा। अभी नहीं पता कि मुझे कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, मुझे नहीं पता, बस क्या पता है एक बड़ा पेड़ है और एक छोटा पेड़ है। तो उसने मान लिया, अभी इसके सिंबल मान लिए उसने, बड़े को कैपिटल टी, छोटे को स्मॉल टी, और क्या नाम है ये, इस तरह वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव ट्रेट लिख लिया। अभी नहीं पता कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, पर इस तरह का मान लिया। जिसके अंदर प्योर कैपिटल या स्मॉल थे इसे प्योर या होमोजाइगस कंडीशन माना गया, इसे हेट्रोजाइगस कंडीशन माना गया। अब जब इसने, अब ये फिनोटाइप अभी हम 2 मिनट में देखेंगे। फिनोटाइप का मतलब समझ लेते हैं। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, प्लांट की फिजिकल अपीयरेंस क्या है, और जीनोटाइप की जेनेटिक मेकअप क्या है प्लांट का। जीन्स लेवल पे तो हम ये एलील देख सकते हैं ना, ये जैसे टी है 2, तो इन्हें बोलते हैं 2 एलील है, ये इस तरह 2 एलील। किसी के अंदर दोनों कैपिटल होंगे, किसी के अंदर एक स्मॉल एक कैपिटल होगा, किसी के अंदर दोनों स्मॉल हो सकते हैं। तो ये जीनोटाइप है, और एक होता है फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस। अब हुआ क्या, इसने एक टॉल प्लांट लिया कैपिटल टी और एक स्मॉल प्लांट लिया स्मॉल टी वाला। इसके यहाँ पे एलील डिवाइड हुए, और जब इनकी क्रॉस हुई तो क्रॉस होने के बाद क्या हुआ, हमारे पास जो आया कैपिटल टी स्मॉल टी आया। जब ये देखा कि एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, इसके बाद भी प्लांट क्या है, टॉल है, तो यहाँ से हमने क्या पता लगा लिया, इसका मतलब कैपिटल टी डोमिनेंट ट्रेट है, लंबाई इस पेड़ की क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि ये क्या है हमारा, ये डोमिनेंट ट्रेट हो गया कैपिटल टी। फिर हमने फिनोटाइप देखा, अभी देखते हैं, पहले ये यहाँ बना लेते हैं, वो वाले पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे हमें। अभी ये है, इसे आप ऐसे भी बना सकते हो जिसे समझना है इजीली, कि ये वाला कैपिटल टी है, इस वाले स्मॉल टी से मिला और यहाँ क्या बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला कैपिटल टी इस वाले टी से मिला और क्या बना दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला कैपिटल टी इससे मिला, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये टी इससे मिला, यहाँ बना कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे जितने भी प्लांट थे वो सारे क्या थे, ऑल टॉल प्लांट, सारे प्लांट क्या हुए, टॉल हुए, और सबका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी एक जैसा हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो इनके पेरेंट्स थे वो थे ये, और पेरेंट्स की जो संतानें हुई हैं 4, 1 2 3 4, ये कैसी हुई है, इस तरह की, ये हो गई हमारी क्या, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन को यहाँ पे क्या बोला गया, फर्स्ट फीलियल जनरेशन या F1 जनरेशन इसे बोला गया। अब इसके अंदर से जो मेंडल था उसने 2 को ले लिया, एक इसे और एक इसे, तो मैं यहाँ मिटा देता हूँ इसे, ये समझ गए, ये याद रखना है। अब मेंडल ने 2 को ले लिया जो पहली जनरेशन में थे, इन दोनों को यहाँ से, फिर इनके एलील्स को अलग किया गया, इसी तरह इसके एलील्स को अलग किया गया, वापस से फॉर्मेशन करी। एक तरीका तो इस तरह का है जैसे इन्होंने बनाया, एक हम ऐसे भी बना सकते हैं, विजुअल होगा ना, यहाँ से इस पे गया और क्या बना, कैपिटल टी, यहाँ से दूसरे वाले पे गया, क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे गया, अब कुछ के दिमाग में आ गया स्मॉल टी कैपिटल टी, पर नहीं, हमेशा डोमिनेंट को आगे रखते हैं। अब तो हम सीख गए ना डोमिनेंट क्या है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर दोबारा यहाँ पे आया स्मॉल टी। अब अगर मैं बस ऊपर से देखूँ, ये वाला प्लांट भी क्या होगा, टॉल होगा, ये वाला प्लांट भी क्या होगा, टॉल होगा, और ये वाला प्लांट भी क्या होगा, टॉल होगा, और ये वाला प्लांट क्या होगा, छोटा होगा। तो अगर मैं इन चारों प्लांट को देखूंगा, देखने में मुझे 3 बड़े और 1 छोटा लगा, तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, 3:1, 3 बड़ा 1 छोटा।
लेकिन अगर मैं जीन लेवल पे देखूँ, ये एक है, ये एक जैसे दो है और ये अलग है। तो यहाँ हमने जीनोटाइपिक रेशियो में ये वाला जीन सिंगल है, ये वाले जीन दो हैं और ये वाला जीन एक है। कैपिटल टी एक है, स्मॉल टी कैपिटल टी दो है और स्मॉल टी एक है। तो इस तरह हमने क्या निकाला, जीनोटाइपिक रेशियो। और इससे पहले क्या था, फिनोटाइपिक रेशियो, जो यहाँ पे था पहले से। ये 3:1, 1:2:1, ये इसलिए मैंने कहा था बाद में बताऊँगा। तो इस तरह से एक मोनोहाइब्रिड क्रॉप के अंदर क्या निकाला, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। अब यहाँ से अब ऑब्जर्व क्या किया, ये जो हमने पहले ट्रेड करी इसके अंदर क्या ऑब्जर्व किया, जो F1 जनरेशन थी उसके अंदर सभी के सभी क्या थे, टॉल थे। ना तो कोई मीडियम का मिला, ना कोई छोटे हाइट का मिला। यहाँ पे हमने ये निकाला था ना, सारे के सारे टॉल थे, ऑल टॉल प्लांट फर्स्ट जनरेशन। तो पहली जनरेशन के अंदर सब के सब टॉल प्लांट्स हमें मिले, पहला ऑब्जर्वेशन ये था। पर जैसे हम सेकंड जनरेशन में गए, F2 जनरेशन में गए, तो हमें 3:1 मिला। अगर टोटल प्लांट 4 थे, 4 में से 3 तो थे बड़े और एक था छोटा। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या मिला, 1/4 शॉर्ट थे और 3/4 क्या थे, टॉल थे। ये हमारा सेकंड जनरेशन था, इसलिए हमारे यहाँ से फिनोटाइपिक रेशियो भी क्या हो गया, 3:1। और ऑब्जर्वेशन में जब हमने जीनोटाइपिक रेशियो हमने क्या किया, स्टडी किया, तो हमें क्या मिला, 1:2:1। कैपिटल टी वाला 1 ही मिला, स्मॉल टी स्मॉल टी 2 और दोनों स्मॉल टी 1। तो ये हमारे फर्स्ट उसके क्या थे, ऑब्जर्वेशन थे। अब ऑब्जर्वेशन के बाद किस पे आए हम, कंक्लूजन पे आए। कंक्लूजन क्या निकला, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ आर टॉल प्लांट्स। हमें पता लगा जिसके अंदर ये दोनों चीज़ है वो टॉल ही निकलता है, और बाकी स्मॉल टी वाला क्या है, शॉर्ट प्लांट है। इसका मतलब क्या है, एक सिंगल कैपिटल टी, ए सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी इज़ इनफ टू मेक द प्लांट टॉल। अगर किसी भी ट्रेड के अंदर जो हमारा जैसे कैपिटल टी था, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये अकेला कैपिटल टी भी प्लांट को बड़ा करने के लिए काफ़ी है। जैसे कैपिटल टी ये तो बड़ा हो गई, लेकिन एक सिंगल कैपिटल टी है वो भी प्लांट को बड़ा कर सकता है। लेकिन अगर प्लांट को छोटा करना है तो स्मॉल टी अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसे क्या चाहिए, अपनी 2 कॉपी चाहिए। तो वाइल बोथ कॉपी हैव बिग स्मॉल टी फॉर प्लांट टू बी शॉर्ट, अगर छोटा प्लांट बनाना है तो दोनों कॉपी स्मॉल होनी चाहिए तभी छोटा होगा। तो यहाँ से हमने देखा भी कैपिटल टी अकेला ही काफ़ी है बड़ा करने के लिए। इसका मतलब हमने टॉल को क्या माना, प्लांट का डोमिनेंट कैरेक्टर माना। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, कैरेक्टर ट्रेट्स कैपिटल टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट बिकॉज इट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ। ये आ सकता है, वाई कैपिटल टी एलील इज नोन एज डोमिनेंट ट्रेट। तो हम क्या बोलेंगे, बिकॉज अ सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी कैन एक्सप्रेस देयर नेचर, दैट्स वाई, या कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, दैट्स वाई कैपिटल टी इज ट्रीटेड एज अ डोमिनेंट ट्रेट। ये भी सवाल आ सकता है कि वाई स्मॉल टी इज अ रिसेसिव ट्रेट। तो हम क्या बोलेंगे, स्मॉल टी इज अ रिसेसिव ट्रेट बिकॉज if a single copy present in a trait of small t, it cannot express itself. If capital T has to express itself, it requires 2 copies. That's why small t is considered as recessive trait in plants. ये हमने क्या किया, मोनोहाइब्रिड ट्रेट की बात करी। अब जैसे हमने एक कैरेक्टर पे ध्यान दिया, अब की बार हम एक साथ 2 कैरेक्टर को दिमाग में रखेंगे। जब 2 कैरेक्टर को रखेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड। इसी तरह हम डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा, पेंटा, कितनी भी हाइब्रिड कर सकते हैं। हमारे अभी चैप्टर में ये क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस तक है, तो हम डाई हाइब्रिड क्रॉस और समझेंगे। इस क्रॉस के अंदर क्या होता है, इस क्रॉस के अंदर 2 प्लांट्स, एक क्रॉस बिटवीन, एक मिनट ये ले लेता है लेटर, एक क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट हैविंग 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब की बार कितने पेयर ले रहे हैं हम, 2 पेयर ले रहे हैं। इस तरह की क्रॉस को क्या बोला जाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले जो पेरेंट जनरेशन है उसके अंदर आपकी बार हमने क्या लिया, पहले टोल लिया था, आपकी बार हमने राउंड और ग्रीन सीड लिया।
और एक तरफ हमने क्या लिया, रिंकल्ड और येलो सीड, ये फिनोटाइपिक है। अगर इसका जीन देखें, राउंड तो क्या है, एक डोमिनेंट ट्रेट है तो कैपिटल आर, ग्रीन क्या है, रिसेसिव है, और रिंकल्ड रिसेसिव है, और येलो क्या है, येलो हमारा एक डोमिनेंट ट्रेट है। तो हमने इस तरह का लिया। अगर किसी को लग रहा हो कि ये कौन सा डोमिनेंट है, तो अभी हमने यहाँ पढ़ा था, देखो सीड कलर में क्या देखा है हमने, येलो तो क्या है, डोमिनेंट है, और ग्रीन क्या है, रिसेसिव, इसलिए हमने कैपिटल वाई माना है डोमिनेंट। तो इसी से ही मिलता जुलता फिर हमने स्मॉल वाई को मान लिया क्या, रिसेसिव। तो यहाँ पे हमने ये क्या ले लिया, अपने हिसाब से ट्रेट ले लिए, कैपिटल और स्मॉल। तो जब हमने राउंड लिया तो कैपिटल आर आर, और ग्रीन तो रिसेसिव है तो स्मॉल वाई, और येलो यहाँ डोमिनेंट है तो कैपिटल वाई, और ये स्मॉल आर आर ले लिया। अब यहाँ से देखो डबल आर है तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, सिंगल आर, ये दोनों वाई एक जैसे हैं तो यहाँ भी सिंगल वाई। इसी तरह यहाँ दोनों सिंगल आर हैं तो सिंगल आर, दोनों हैं तो ये। अगर किसी को इसमें समझने में दिक्कत हो तो पुराने वाले तरीके से भी समझ सकते हैं इसे। कैसे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या, आर आर वाई वाई, इसकी करेंगे तो क्या होगा, आर वाई, इसकी इससे करेंगे तो क्या होगा, आर वाई, ये ऐसे करेंगे तो आर वाई, इस तरह करेंगे तो आर वाई। तो यही ट्रेट बनेगा इसमें। तो हमने सीधा लिख लिया, गैमेट फॉर्मेशन में क्या बन गया हमारा, आर वाई। सेम केस इधर भी हो जाएगा। अब जब ये गैमेट्स बन गए हमारे, अब बारी आती है क्या, F1 प्रोजेनी की। जब इन्हें आपस में एक्यूमुलेट होंगे तो हमारा क्या बनेगा, आर आर वाई वाई, कैपिटल आर है स्मॉल आर है तो मतलब राउंड होगा। हमें क्यों पता लगा, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, सिंगल भी अपने आप को शो कर सकता है तो राउंड हो गया। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल एक सिंगल ट्रेट अपने आप को शो कर सकता है तो ये साथ में क्या होगा, येलो। तो ये जो हमारा सीड बना राउंड और येलो बना, पहली F1 प्रोजेनी। माँ बाप कौन थे इनके, ये। यहाँ से फर्स्ट प्रोजेनी में सारे ही कैसे बने, राउंड और येलो। अब हमने F1 प्रोजेनी का ही ये जो हमारा आर आर वाई वाई था, ये दोनों ले लिए। अब इनके आपस में क्रॉस करवाई, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे वैसी कैपिटल आर की कैपिटल वाई से आर वाई, फिर इसकी स्मॉल वाई से फिर स्मॉल आर की, इस तरह हमने ये बना लिए एलील अपने एक तरह से। अब इन एलील को हमने यहाँ पे रखा और क्या बना लिया, अपना टेबल बना ली। अब हम सीधा ऐसे तो कर नहीं सकते, इस तरह करके, ये इस तरह करके मिला के कर ले। अब तो हमारे पास कैरेक्टर ज़्यादा है तो ये टेबल भी बड़ी बनेगी, इसलिए हमने इस तरह टेबल फॉर्म में बनाया है। तो टेबल फॉर्म में बनाने भी सीख लेते हैं। हम इसे भी बना सकते थे टेबल फॉर्म में, इस वाले को भी हम टेबल फॉर्म में बना सकते थे जैसे हमने पहले बनाया है। मोनो हाइब्रिड के अंदर बनाया था ना हमने टेबल फॉर्म में, ये रहा। जैसे ये तो सिंपल थी, ये तो हमने इस तरह ही बना ली, ये इस तरह क्रॉस करके, यहाँ इसे ऐसे ऐसे इस तरह आपस में क्रॉस करके बना लिया था। अब की बार हम टेबल से बनाना सीखते हैं। ये जो हमने सेग्रीगेट किए थे सब, इन सबको एक तरफ लिख लिया, इधर भी और इधर भी। अब बस लिखना स्टार्ट कर दिया, जैसे प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर हम बनाते हैं डाइस वाले में, सेम उसी तरह बनाया है हमने। कैपिटल आर है तो यहाँ मतलब कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों को मिला के ये बना दिया। कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो आर कितने हो गए, दो, तो दो कैपिटल आर लिख दिया, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, तो यहाँ लिख दिया। वापस अगर हम देखें, यहाँ पे वापस क्या है, कैपिटल आर, तो यहाँ पे कैपिटल आर लिख दिया, यहाँ स्मॉल आर है तो स्मॉल आर लिख दिया, कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई, यहाँ भी कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई। इस तरह ये हमने सारी ट्रेड क्या है बना ली। अब हमें क्या देखना है, फिनोटाइप और जीनोटाइप इनका देखना है वापस से। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप किस तरह देखेंगे, हमें पता है। सबसे पहले हम डोमिनेंट ट्रेट अपनी लिख लेते हैं फटाफट। जैसे ही कैपिटल आर और कैपिटल वाई है तो ये क्या बनेगा, राउंड और येलो। ऐसे ये भी राउंड येलो बनेगा, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। और क्या बन सकता है हमारा,
राउंड येलो, राउंड येलो, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे जो राउंड और येलो थे वो कितने बने 9। तो हमने यहाँ लिख लिया राउंड और येलो कितने हो गए 9। अब हमें देखना है राउंड और ग्रीन, ये कितने प्लांट है इस तरह के। तो राउंड के लिए कैपिटल आर चाहिए और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई चाहिए। तो 1 2 और कहाँ है हमारा 3। तो ये हमारे 3 क्या हो गए राउंड और ग्रीन हो गए। अब हम देखते हैं क्या रिंकल्ड और येलो। रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर चाहिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं रिंकल्ड येलो। अब की बार हाईलाइट कर लेते हैं साथ में। एक तो ये हो गया रिंकल्ड येलो, एक रिंकल्ड येलो ये होगा और एक ये होगा रिंकल्ड येलो। तो ये भी कितने हो गए हमारे 3 हो गए। जो लास्ट में बचा वो क्या है रिंकल्ड और ग्रीन। तो लास्ट वाला क्या बचा रिंकल्ड और ग्रीन। तो अगर अब मुझे इसका क्या बनाना है फिनोटाइपिक रेशियो बनाना है। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या बन जाएगा 9:3:3:1। ये तो हमें देखते ही पता लग रहा है ना कि भाई ये वाले 9 तो हमारे राउंड और येलो है, देखने से ही पता लग रहा है। राउंड और ग्रीन हमारे क्या है 3 है। इस तरह रिंकल्ड और येलो भी 3 है, रिंकल्ड ग्रीन 1 है। ये हमारा फिनोटाइपिक रेशियो है। अगर हम इसका जीनोटाइपिक की बात करें तो बहुत लंबा रेशियो बनेगा इसका जीनोटाइपिक। जैसे हमने ये वाला देखा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, और कोई है इसके जैसा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा जैसे 1। फिर अगला देखेंगे हम किस तरह हुआ। अगला वो देखते हैं हम क्या कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो एक ये है एक ये है, इसके अलावा और नहीं और कोई नहीं है। तो इस तरह यहाँ ऐसे कितने हो गए हमारे पास 2 हो गए। फिर हम तीसरा ट्रेड देखेंगे इसके अलावा, जैसे ये हो गया। अब हम देखेंगे क्या कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तो यहाँ पे हमने देखा एक ये रहा और एक मेरा ये रहा, इसके अलावा और कोई है नहीं। तो यहाँ भी क्या हो गए 2 हो गए। तो यहाँ पे 1:2 रेशियो इस तरह करके आगे तक जाएगा। तो इसका मैं जैसे मैंने बनाना सिखा दिया तो मैं सीधा इसका जीनोटाइपिक रेशियो लिख देता हूँ। वैसे ये पेपर में आने के चांस कम है, पेपर में फिनोटाइपिक रेशियो पूछा जाएगा इसका ज़रूर। फिर भी जीनोटाइपिक रेशियो में लिख देता हूँ इसका जीनोटाइपिक रेशियो। अगर आए तो बस सिंपल एक वर्ड में लिख देना है। इसका ट्रिक से याद कर रखा है मैंने। इसका ट्रिक होता है क्या 12 24 12 12 1। ये मैंने बनाना तो आपको सिखाया। तो इस तरह का इसका क्या बनेगा जीनोटाइपिक रेशियो। बीच में हम रेशियो लगा देते हैं 12 24 12 12 1। ये इसका जीनोटाइपिक रेशियो होता है। अब हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ा। अब हम इसका क्या करेंगे ऑब्जर्वेशन देखेंगे क्या आ रहा है। ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि कैपिटल आर और स्मॉल वाई को जब हमने क्रॉस किया स्मॉल आर कैपिटल वाई से, तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर तो सारे क्या बने राउंड और येलो बने जो डोमिनेंट करेक्टर थे हमारे। लेकिन फिर हमने जब दोबारा इसी को ही F2 जनरेशन के लिए क्रॉस करवाया तो हमारा जो फिनोटाइपिक मिक्स आया बहुत ज़्यादा। मिक्स किस तरह का आया तो ये जैसे आपस में सब मिल गए हो। तो राउंड ग्रीन के 9 3 3 1 अभी सिखाया था। तो ये इस तरह का मिक्स वो आया। तो यहाँ से भी हमने एक चीज़ देखी डोमिनेंट चीज़ अपने आप को डोमिनेंट तो कर पाती है, लेकिन अगर बार बार हम उसी को क्रॉस करवाते रहें तो रिसेसिव ट्रेट भी कभी ना कभी अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा के अपने आप को शो कर सकता है। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या आया राउंड एंड येलो सीड आर डोमिनेंट करेक्टर। राउंड और येलो सीड क्या थे डोमिनेंट करेक्टर थे। और न्यू फिनोटाइप कॉम्बिनेशन शो दैट जीन फॉर राउंड एंड येलो सीड आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जो न्यू फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन आया है वो किस वजह से आया जब हमने इन्हें इनहेरिट किया तो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अटैच हुए। और जहाँ हमारा डोमिनेंट आए दोनों तो डोमिनेंट हो गया, जहाँ एक सिंगल डोमिनेंट एलील भी था वहाँ सिंगल हो गया, जहाँ दोनों रिसेसिव आए तो उन्होंने भी अपने आप को शो कर दिया। ये हमारा इसका क्या था कंक्लूजन था। अब यहाँ से जो मैंने पहले कहा था कि ना मैं आपको बताऊँगा अभी नहीं समझाऊँगा, तो यहाँ से मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया जो मैं सबसे शुरू में आपको दिखाया था।
अभी दिखा देता हूँ एक बार। चैप्टर की शुरुआत में ये रहा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके अंदर फिनोटाइप जीनोटाइप थे ना, ये मैंने कहा था अभी बताऊंगा। ये 3:1 बता दिया मैंने, 1:2:1 बता दिया, ये वाला बता चुका। ये फिनोटाइपिक ये बता दिया, हेट्रोजाइगस क्या होता है। तो इसी के अंदर अभी लॉ पढ़ने हैं, बस हमें पढ़ हम सब चुके, बस हमें नाम नहीं पता था, अब हम नाम और पढ़ लेंगे इनके। बस ये आएगा पेपर में, नेम द लॉ गिवन बाय द मेंडल। तो यहाँ हमें 3 लॉ के नाम लिख देने हैं। सबसे पहले तो क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके अंदर वही है, जो डोमिनेंट करेक्टर है वो अपना आपको क्या करता है, शो करता है। सिंगल हो चाहे डबल हो, सिंगल कॉपी डबल कॉपी। लेकिन रिसेसिव ट्रेट को क्या है, वो अपने आप को छुपा के रखता है जब तक वो अपनी उसके पास 2 कॉपी नहीं आती, उससे पहले वो आपको क्या है, शो नहीं कर सकता अपने आप को। इतने वो क्या रहता है, रिमेन मास्क्ड। मास्क्ड मतलब छुपा हुआ रहता है। ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग होना। तो ये जो लॉ है स्टेट करता है, जो एलील है पेयर ऑफ सेग्रीगेट होते हैं। सबसे पहले जो एलील है, जैसे हमने ये पढ़ा है ना सेग्रीगेशन के अंदर, कि पहले तो हमारा कैपिटल टी होता है, फिर हम इसे अलग अलग तोड़ लेते हैं, फिर इनकी क्रॉस करवा के वापस ये क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में यही कह रहा है कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये एलील क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, बट सिंपली रिमेन टुगेदर। होते अलग अलग, ये अगर मैं पूरा बताऊँ, ये अलग अलग होते हैं, पॉइंट वगैरह करते हैं। हमें लगता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, मिलके कुछ और ही बना देगा, लेकिन नहीं, ये अलग अलग ही रहते हैं। दिखते हमें एक साथ है, लेकिन ये अलग है। जब कभी स्मॉल टी को मौका मिलेगा, स्मॉल टी से मिलके ये अपना रूप दिखा देगा। इतने कैपिटल टी के साथ है, इतने चुप है और ढका हुआ है, मास्क्ड है। जैसी से अलग से जगह मिलेगी तो ये अपना करेक्टर शो कर देगा कभी भी। तो हमें लगता है कि मिक्स होकर कुछ और बना दिया होगा, लेकिन ये अलग अलग ही रहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में आया तो हमें लगा मिल गए, लेकिन नहीं, ये अलग ही है। बस अभी अपने करेक्टर शो नहीं कर रहा है, करेक्टर कैपिटल वाला कर रहा है, बाकी ये भी कभी बाद में करेगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये लॉ क्या कहता है कि ये लॉ स्टेट करता है दैट 2 फैक्टर ईच कैरेक्टर असॉर्टेड सेपरेट आउट इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्टर टू अदर कैरेक्टर एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड गेट रेंडमली रीअरेंज in the offspring producing both parental and new combination character. When 2 pair of traits are combined in a hybrid segregation, one pair of character is independent and other pair इंडिपेंडेंट टू द अदर पेयर। जब भी 2 करेक्टर एक साथ आएंगे तो इसके अंदर एक करेक्टर क्या है, इंडिपेंडेंटली होते हैं, दोनों का काम अलग अलग है। लेकिन जब भी कॉम्बिनेशन में आते हैं तो एक अपने आप को शो करता है, दूसरा उस समय क्या होता है, रिसेसिव उसमें रहता है। ये हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। अगर किसी को थोड़ा कम समझ आया हो, क्योंकि डीप में नहीं बता रहा हूँ इसके अंदर, बस ऊपर से पढ़ के बताया है, तो फिलहाल पेपर के टाइम है, तो फिलहाल इनके नाम याद रखना, और जो मैंने बेसिक में 2-2 3-3 लाइन बताई है बस वो याद कर लेना। अब हाउ डू दिस ट्रेट गेट एक्सप्रेस, ये ट्रेट एक्सप्रेस कैसे होती है। हमें पता है डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, वहाँ ट्रांसक्रिप्शन के दौरान एमआरएनए फॉर्म होता है। एमआरएनए के बाद क्या होता है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस से क्या बनता है, प्रोटीन, और ये प्रोटीन अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। लॉन्ग और शॉर्ट इसके अंदर क्या होता है, फंक्शनिंग होती है प्रोटीन की। इस तरह जो जेनेटिक्स है ये कंट्रोल होती है, एक्सप्रेस होती है कि क्या कैपिटल क्या है, स्मॉल क्या है ये। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके अंदर क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग। एक बच्चे के सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, पहले से कर सकते हैं हम, मतलब प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में, 2 तरह के फैक्टर होते हैं, एक तो इन्वायरमेंटल और एक जेनेटिक। इन्वायरमेंटल में ह्यूमन के अंदर इसमें कुछ नहीं होता, कुछ एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर टेम्परेचर डिसाइड करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा ऑफस्प्रिंग। जैसे एग्जांपल दे रखा है टर्टल के अंदर। इनमें कुछ ऐसा होता है कि अगर हीट ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी तो मेल बनेगा, नहीं होगी तो फीमेल बनेगा, इस तरह से। लेकिन जेनेटिक्स के अंदर इन सम एनिमल लाइक ह्यूमंस जेंडर इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय द पेयर ऑफ क्रोमोसोम।
ये जो जेंडर है क्रोमोसोम के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, और जो जो क्रोमोसोम इसे डिटरमाइन करते हैं उन क्रोमोसोम को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। मान लो अगर क्रोमोसोम XX है तो फीमेल होगा, XY है तो मेल होगा। तो यही जो क्रोमोसोम है इन्हीं को बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम। वैसे अगर हम देखें ह्यूमन बीइंग के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर का मतलब ही क्या है, 46 क्रोमोसोम, जिसके अंदर से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। ये मेल के अंदर भी सेम होंगे, फीमेल के अंदर भी सेम होंगे, लेकिन जो लास्ट वाले 22 पेयर समझ गए, 44 तो सेम होंगे सबके, लेकिन जो 44 और 46 में अंतर क्या बचा, 2 का। यही 2 जो क्रोमोसोम है यही डिसाइड करते हैं मेल है या फीमेल है। द लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम that help in deciding the gender of the individual is called sex chromosome। तो 44 तक तो ठीक है, बल्कि कहना चाहे तो 45 क्रोमोसोम सबके एक जैसे ही हो गए। 46वां अगर X आ जाए तो लड़की, Y आ जाए तो लड़का। लेकिन अगर हम पेयर की बात करते हैं तो पेयर के हिसाब से हम क्या मानते हैं कि 22 पेयर तो सेम है। जो अगर लास्ट पेयर होता है अगर उसके अंदर XX है तो फीमेल, XY है तो मेल। ये भी होता क्या है, ये जो X होता है ना, इसका ये वाला पोर्शन अगर डीअटैच हो जाए, इसी का एक रूप होता है Y भी, X का ही। तो अगर सिंपल तुम्हें याद रखना है, XX है तो फीमेल, XY है तो मेल। इन्हें क्या बोला जाता है, सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन के अंदर कैसे होती है, ये एक फादर है, फादर में XY होना चाहिए, मेल है, फीमेल XX होना चाहिए। तो एलील को हमने सबसे पहले क्या किया, सेपरेट किया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अभी हमने पढ़ा था ना। अब ये X से अटैच हुआ तो कैपिटल X, ये वाला X दूसरे उससे हुआ तो यहाँ पे कैपिटल X, दोनों में X था तो यहाँ पे क्या हुई, फीमेल। इसी तरह ये Y और X मिला तो यहाँ भी मेल, यहाँ पे Y और X मिला, यहाँ भी मेल। पहले हमने X क्यों रखा, X इसके अंदर डोमिनेंट है तो XY डोमिनेंट इन द सेंस कि X इसका मेन वो है। ये डोमिनेंट तो एक तरह से Y हुआ, क्योंकि Y ने ही तो अपनी वो की है। X तो इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी है, इसमें भी है, पर जैसे X के साथ Y मिला तो इसने अपना कैरेक्टर शो कर दिया, तो डोमिनेंट तो हम Y को मानेंगे। पर लिखने के पैटर्न में हम इसे XX लिखते हैं और XY। तो यहाँ पे मान लो ये जो 2 पेरेंट्स थे इनके 4 बच्चे हुए, जिसके अंदर तो क्या है, 2 तो फीमेल है और 2 मेल है। तो 4 में से 2 बच्चे मेल, 2 फीमेल, तो आधे आधे हो गए। तो इसलिए बोलते हैं 50% चांस फीमेल, 50% चांस मेल। यही होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर कोई मेल फीमेल है, उनके बच्चा पैदा होने वाला है, तो दो ही प्रोबेबिलिटी है, तो मेल होगा या फीमेल होगा। 50% चांस होते हैं, वो हम यहाँ से सिद्ध कर सकते हैं। ये आएगा पेपर के अंदर टॉपिक डिट्टो ऐसा कैसे ही, और सेम बस कुछ नहीं करना। सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक आए तो सीधा में क्या लिखना है, सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर कि सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, जिसके अंदर से 22 पेयर क्रोमोसोम को ऑटोसोम बोलते हैं, लास्ट पेयर को सेक्स क्रोमोसोम करते हैं। और सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ये वाला जो पूरा डायग्राम है ये बना के आ जाना है, बस इतना काम। अब ये जो शो करता है, जो मैंने भी बात बताई है, बस वही यहाँ लिख के बता रहा है। इट शो हाफ ऑफ द चिल्ड्रन विल बी बॉय एंड हाफ विल बी गर्ल। ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट X क्रोमोसोम। जितने भी बच्चे हैं X तो सबके अंदर होगा, फ्रॉम दे मदर से आएगा, सीधी सी बात है। वेदर दे आर बॉयज़ और गर्ल, X तो सबके अंदर सेम है, ये बॉय है या गर्ल है, ये कौन डिटरमाइन करता है, तो ये डिटरमाइन करता है जो फादर से करेक्टर आया है। and not for his mother. Fertilization is a chance of factor which type sperm will fuse and ovum matter chance। ये हम 8वीं चैप्टर में उसमें रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ कहने का मतलब है X तो सबके अंदर सेम है, मेल हो या फीमेल हो, तो X तो फीमेल से आते ही है। अगर मेल से भी X मिल गया तो ये फीमेल बन गई, फीमेल से X तो आई है, अगर मेल से Y आया तो ये क्या बन गया, हमारा मेल बन गया। इसलिए कहते हैं कि कोई बच्चा, ये कहते हैं ना कि पहले के टाइम पे होता था, जो बहुत सारे लेडीज़ थी या फीमेल्स होती थी, उनके लड़का नहीं होता था, तो उनसे कहते थे भाई तुम्हारे लड़का क्यों नहीं हो रहा, बार बार उनसे ही सवाल पूछा जाता था। लेकिन पूछा किससे जाना चाहिए, मेल से,
कि भाई तुम वाई क्रोमोसोम क्यों नहीं दे रहे हो, तुम बार बार एक्स क्रोमोसोम क्यों दे रहे हो। फीमेल तो यहाँ भी एक्स दे रही है और यहाँ भी एक्स दे रही है, उसके लिए तो कोई चेंज है नहीं, उसने तो अपना एक्स क्रोमोसोम देना ही है। सारी दिक्कत किस में है, मेल में। अगर मेल अपना एक्स देता है तो लड़की होती है, अगर मेल अपना वाई देता है तो क्या होता है, लड़का होता है। तो ये जो ब्लेम होना चाहिए, ये होना किस पे चाहिए, मेल पे, कि आप वाई क्रोमोसोम क्यों पास नहीं कर रहे हो। तो पहले के टाइम पे ये इस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित या परेशान किया जाता था कि अब आपके लड़की ही क्यों हो रही है बार बार, जबकि ये सवाल होना किससे चाहिए, मेल से। और दूसरी बात, ये सवाल होना ही नहीं चाहिए, इससे हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि एक सेक्स रेशियो बैलेंस होना चाहिए मेल का और फीमेल का हेल्दी सोसाइटी के लिए। वैसे तो सवाल है ही गलत, और फिर भी एक तो गलत सवाल है, ऊपर से गलत इंसान से पूछा जा रहा है। तो इसलिए ये चीज़ ये बताना है, जो मेल और फीमेल है इसका एक तरह से डिफ्रेंशिएशन किसके द्वारा होता है, मेल के क्रोमोसोम के द्वारा। अगर मेल एक्स देगा तो लड़की होगी, और अगर मेल वाई देगा तो लड़का होगा। फीमेल तो एक्स ही देगी, उसके पास और कोई चॉइस है ही नहीं। जैसे हमने सेक्स डिटर्मिनेशन किया, इसी तरह का ये क्या ब्लड ग्रुप का भी होता है। जो ब्लड ग्रुप है ये भी 9 टाइम्स होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। आप सबने सुना है कि हमारे जो ब्लड ग्रुप है 4 तरह के होते हैं मेजरली, ए बी और ओ। इनके एक्सप्रेशन ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर 3 एलील के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो ए है उसके अंदर आई ए, बी के लिए आई बी, और खाली आई होता है हमारा ओ के लिए, जिसके ऊपर कोई एलील नहीं होता उसे ओ बोल देते हैं खाली हम। एक इंडिविजुअल है 2 एलील, हर इंडिविजुअल के पास क्या है, 2 एलील हो सकते हैं 3 के अंदर से। तो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ 4 ब्लड ग्रुप आर एस फॉलो। तो यहाँ पे हमें दे रखा है ये ए बी ओ, ये 4 ही पॉसिबल है। अगर किसी के पास ए है तो या तो उसके पास क्या होगा, या तो कैपिटल ए होगा दोनों एलील, या कैपिटल ए और एक क्या होगा, हम इसे ज़ीरो बोल देते हैं, ओ बोल देते हैं। ये आई के ऊपर होते हैं, आई के ऊपर कैपिटल ए और यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल आई होगा, ज़ीरो की जगह स्मॉल आई। इसी तरह बी के लिए कैपिटल बी या कैपिटल बी, और ज़ीरो का मतलब है कुछ नहीं यहाँ पे। तो ये होगा। इस ए बी के अंदर क्या होगा, ए और बी दोनों होते हैं। ओ के अंदर कुछ भी नहीं होता तो उसे क्या बोल देते हैं, ओ ब्लड ग्रुप, जिसके पास कोई एलील ही नहीं होता। आगे जब हम बड़ी क्लास में जाएंगे तो हमें पता लगेगा यहाँ पे एंटीजन होते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी के ऊपर कहते हैं कि भाई ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी बनेगी, तो इसे एंटीजन बोलते हैं, लेकिन बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो ए ब्लड ग्रुप है उसके ऊपर भी क्या होगा, जैसे हमने टी पढ़ा था, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी तरह ए के लिए हम क्या पढ़ सकते हैं, कैपिटल ए होगा, या कैपिटल ए कुछ भी नहीं होगा। बी के लिए कैपिटल बी कुछ नहीं। ए बी के लिए ए और बी दोनों होंगे, और ओ के लिए कुछ भी नहीं होगा दोनों के अंदर, तो यहाँ ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो देयर आर 6 प्रोबेबल जीनोटाइप फॉर 4 फिनोटाइप। दिखने में तो फिनोटाइप तो ये क्या हो गए, 4 ब्लड ग्रुप है, लेकिन जीनोटाइप इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 तो क्या हो गए जीनोटाइप, और 4 क्या हो गए फिनोटाइप। ये ब्लड ग्रुप के अंदर है। इसके अंदर भी जैसे हमने मेल फीमेल वाले में किया था, यहाँ भी कर सकते हैं। एक फादर है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, आई ए, एक मदर है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, आई बी। तो हमने दोनों कैपिटल वाले नहीं माने, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। तो यहाँ कैपिटल और ये इस कैपिटल से मिला तो यहाँ पे क्या बन गया, ए बी। ये कैपिटल स्मॉल से बना तो यहाँ बन गया ए। ये स्मॉल कैपिटल से मिला तो बी, ये स्मॉल से बना तो क्या बन गया, कुछ भी नहीं, क्रॉस को बोलते हैं ओ। तो इस तरह हमारे कौन कौन से ब्लड ग्रुप बन गए, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ। इस तरह क्या है, हम ब्लड ग्रुप के अंदर भी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि अगर कोई पर्सन है जिसका ए ब्लड ग्रुप है तो उसके बच्चे किस किस तरह के हो सकते हैं। 25% चांस सबके हैं, 1 2 3 4 है, और चारों अलग अलग है तो 25 25 25 25। अगर वैसे देखना चाहें टोटल कितने हैं, 4। ए बी कितना है, 1, तो 1/4। टोटल कितने हैं, 4। ए कितना है, 1, तो ये भी 1/4। बी कितना है, 1, टोटल 4। ओ कितना है, 1, टोटल कितने हैं, 4। ए बी भी 1 है, टोटल कितने हैं, 4। ये 4 मैं कहाँ से ले रहा हूँ, इस तरह 1 2 3 4 टोटल है, और ए भी 1 है। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। 1/4 को परसेंटेज में निकालते हैं तो क्या होता है, 25%।
ये हमारा ये चैप्टर क्या हुआ यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो इस चैप्टर को यहाँ पे रखते हैं ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।